नमस्कार दोस्तों, राव IAS में आपका स्वागत। इजराइल फिलिस्तीन विवाद में हम पहले 2 वीडियो बना चुके हैं। पहला वीडियो शुरुआत से लेकर सदियों पहले से लेकर 1948 में इजराइल की स्थापना तक बनाया था। दूसरे वीडियो में हमने 1948 से लेकर 2023 तक के युद्ध की शुरुआत के दिन तक बनाया था कि किन किन घटनाओं ने यहाँ तक इस क्रिया को अंजाम देने में अपनी भूमिका अदा की। आज हम समझेंगे आजकल जो इजराइल और हमास के बीच में युद्ध चल रहा है उसके कारण क्या क्या हैं। इजराइल हमास युद्ध के क्या कुछ मुख्य कारण हैं उन्हें समझेंगे। फिर इस विवाद पर क्या भू राजनीति क्या कहती है, जियोपॉलिटिक्स इस विवाद के इर्द गिर्द क्या है उसको समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद भारत और फिलिस्तीन के संबंध 1948 से लेकर अब तक किस तरह रुख बदला है, क्या चेंजेस आए हैं, उसमें क्या बदलाव आया है वो, और भारत और इजराइल संबंधों में क्या रुख अख्तियार किया है वक्त के साथ, कैसे 1948 से लेकर आज तक भारत संबंधों में बदलाव आया है और किस तरह आया है, क्यों आया है, इन सब बातों पर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को कारणों से। भारत ये इजराइल हमास युद्ध के कारण, इसमें पहला कारण है जेरूसलम और अल अक्सा मस्जिद पर पूर्ण नियंत्रण की चाह। हमने देखा था कि जो हमास है वो गाजा वाले एरिया में एक राजनीतिक दल के रूप में अभी काम कर रहा है, लेकिन अभी वो पूर्ण राजनीतिक दल बन नहीं पाया है। और क्योंकि ये फिलिस्तीनियों के हितों की रक्षा के लिए लड़ रहा है, फिलिस्तीनियों के हितों की रक्षा के लिए लड़ रहा है, तो ये जो शहर है जेरूसलम जिस पर हमने बात करी थी, ये तीनों धर्म इस शहर को अपना धार्मिक पवित्र स्थल मानते हैं। अब पवित्र स्थल होने के नाते हर फिलिस्तीनी की ये कोशिश रहती है कि जेरूसलम पर उसका नियंत्रण हो। तो ये देखिए जेरूसलम यहाँ पर है, वेस्ट बैंक वाला जो एरिया है उसमें यहाँ ये जेरूसलम नामक शहर है। थोड़ा सा जूम करके देखते हैं तो जेरूसलम वेस्ट बैंक में ये एरिया है, इसमें ईस्ट जेरूसलम ये वाला हिस्सा है पीला वाला, और वेस्ट जेरूसलम ये नीले वाला हिस्सा है। और जूम करके चलते हैं, जो पुराना शहर है ओल्ड सिटी, ये मुख्य वजह है जहां तीनों धर्म अपना अपना अस्तित्व खोजते हैं। तो इसमें 4 क्वार्टर बनाए गए हैं, 4 क्षेत्र हैं। ये मुस्लिम क्वार्टर है, ये क्रिश्चियन ईसाइयों का क्वार्टर है जो क्षेत्र है, ये अर्मेनियन क्वार्टर है और ये यहूदी क्वार्टर है। यही छोटे से जगह, इस छोटी सी जगह के लिए ही सारी लड़ाई है। तो फिलिस्तीनी जो हमास जिसका प्रतिनिधित्व कर रहा है वो ये कोशिश कर रहा है कि जो अल अक्सा मस्जिद है वो इस एरिया में है ओल्ड सिटी में, ओल्ड सिटी पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, जिसमें इसका क्वार्टर केवल अल अक्सा मस्जिद वाला है। लेकिन इनकी कोशिश ये रहती है कि पूरा जेरूसलम या पूरी ओल्ड सिटी इनके कब्जे में आ जाए। तो एक उसकी कोशिश के तौर पर देखा जा सकता है। दूसरा, ये जो संयुक्त राष्ट्र की विभाजन योजना थी उसके हिसाब से था क्या, ये जेरूसलम का एरिया था, ये वाला, ये जेरूसलम का एरिया है, ये अंतरराष्ट्रीय नियंत्रण में था। किसमें था? अंतरराष्ट्रीय नियंत्रण में। लेकिन वक्त के साथ हुआ क्या, इजराइल और फिलिस्तीन इन दोनों ने अपनी अपनी क्षमता के अनुसार इस क्षेत्र पर कब्जा करने की कोशिश करी, लेकिन फिलिस्तीन इस कब्जा करने की होड़ में पिछड़ रहा है। इजराइल ज्यादा शक्तिशाली है तो इजराइल ने ज्यादा एरिया को उस क्षेत्र में कब्जा किया है।
अब जब कोई ग्रुप, कोई समूह ताकत के बल पर हारता हुआ नजर आता है तो वो तिलमिला जाता है, और उसी तिलमिलाहट, उसी हताशा का एक नतीजा माना जा सकता है जो आजकल का युद्ध चल रहा है। क्योंकि वैसे नॉर्मल पावर के हिसाब से जो फिलिस्तीनी शक्तियां हैं, चाहे वो पीएलओ हो या हमास हो, दोनों कब्जा करने में पिछड़ रहे हैं, क्योंकि उसके लिए आर्थिक पावर चाहिए, सैन्य शक्ति चाहिए। जब आर्थिक शक्ति और सैन्य शक्ति के मामले में हमास और पीएलओ पिछड़ रहे हैं, राजनीतिक शक्ति भी नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय दबाव जो होना चाहिए इजराइल के ऊपर वो भी नहीं है, तब ऐसे केस में हताशा पैदा हो रही है, और उस हताशा का एक नतीजा है आजकल का एक युद्ध। अब देखते हैं अल अक्सा मस्जिद है कहां पर और कैसे है। तो ये है इस वाले एरिया में, जो ओल्ड सिटी थी, इस ओल्ड सिटी में 4 क्वार्टर हैं। इन 4 क्वार्टर में से एक क्वार्टर में है ये अल अक्सा मस्जिद। ठीक है, ओल्ड सिटी जेरूसलम, पूर्वी जेरूसलम और पश्चिमी जेरूसलम की बाउंड्री के आसपास, एकदम सेंटर में ये अल अक्सा मस्जिद का विवाद है, जिस पर नियंत्रण की चाह है। तो पहला कारण हमने देखा। अब दूसरा कारण है इसका, फिलिस्तीन में यहूदी आप्रवासन लगातार बढ़ रहा है। अब लगातार बढ़ रहा है, ये सिद्ध देखें कैसे हम, तो हम इस मैप के थ्रू देखें, इस नक्शे के थ्रू देखें, तो 1918 के आसपास और 1947 के आसपास देखो, तो ये जो नीला नीला डॉटेड एरिया दिख रहा है, केवल यहां यहूदी माइग्रेशन है। ठीक है, लेकिन ये जो डॉटेड एरिया था, ये 1946 में जाके 1918 से अब देखेंगे आप, इस लगातार यहूदी आप्रवासन बढ़ता चला गया है। तो फिलिस्तीन नामक देश में जो इतना बड़ा था, ये पूरा फिलिस्तीन है, हरा वाला एरिया, 1917-18 के आसपास, अब ये सिकुड़कर कितना रह गया, 1948 में इतना भर। ये जो ग्रीन एरिया है हरा वाला, अब केवल ये फिलिस्तीन है। अब 1948 से 1967 में और ये घटता चला गया। गाजा पट्टी का एरिया भी घटता चला जा रहा है, देखिए, और वेस्ट बैंक का एरिया भी घटता चला जा रहा है। अब केवल एरिया ही नहीं घटा, वेस्ट बैंक के अंदर तक घुस गए इजरायली। वो देख रहा है आपको 1995 के इस मैप में, देखिए, ये जो केवल ग्रीन एरिया है, ये वाला फिलिस्तीनी क्षेत्र है, और बाकी जो नीला एरिया है ये यहूदी एरिया है। ये जो ग्रीन वाला एरिया है ये फिलिस्तीनी है। मतलब गाजा पट्टी का एक अगर बाउंड्री खींच देते और उसमें फिलिस्तीनी रहते तब भी दिक्कत नहीं थी। दिक्कत तब तक बढ़ने लगी जब गाजा के अंदर भी घर घुस गए। मतलब ऐसा करें कि यूपी का क्षेत्र घटाते चले जाएं, यूपी को कट शॉर्ट करते चले जाएं तो बात अलग है, लेकिन यूपी में अंदर कुछ और स्टेट के लोग आके बसने लगे, यहां वो दिक्कत है। तीसरी जो दिक्कत है वो है घटता फिलिस्तीनी क्षेत्र। तो हमने देखा फिलिस्तीनी क्षेत्र कैसे घट रहा है। चौथा कारण है अवैध इजरायली बस्तियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। जब क्षेत्र बढ़ता है, जब कोई कब्जा करता है किसी देश क्षेत्र पर, तो उस क्षेत्र में अपनी बस्तियां भी बढ़ाता है, और यही हिसाब रहा गाजा में। देखिए आप, वैसे ये जो वेस्ट बैंक का एरिया है, इस वेस्ट बैंक के एरिया में केवल फिलिस्तीनियों को रहना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हुआ कैसा कि वेस्ट बैंक के एरिया में भी, यानी एक तो वेस्ट बैंक और गाजा मिला के ही 1948 में यूएन ने कितना दिया मिला के एरिया, केवल 42% एरिया फिलिस्तीनियों को दिया था, यानी गाजा और वेस्ट बैंक को, दोनों को मिला के। अब उस 42% में भी इंक्रोचमेंट कर रहा है। ये जो नीला नीला एरिया आप देख रहे हैं, नीले नीले एरिया में जो लाल डॉटेड आपको दिख रहे होंगे, ये लाल डॉट कौन, किसकी बस्तियां हैं? यहूदी बस्तियां हैं। यानी फिलिस्तीनी क्षेत्र में घुसकर इजराइल बस्तियां बनाने में लगा हुआ है। तो एनक्रोचमेंट हो रहा है उनके घरों में जाकर। तो इस कब्जे के खिलाफ एक
विरोध की आवाज के तौर पर, एक प्रतिक्रिया के तौर पर इस युद्ध को देखा जा सकता है। अब ये बस्तियां जो बन रही हैं ये अवैध क्यों हैं? अवैध इसलिए हैं कि जो संयुक्त राष्ट्र की विभाजन योजना थी उसके हिसाब से ये हरा वाला एरिया है, हरा वाला जो क्षेत्र है ये फिलिस्तीनियों का होना चाहिए था, यानी इनमें इजरायली बस्तियां, यहूदी बस्तियां नहीं होनी चाहिए थी, यहूदी बस्तियां नहीं होनी चाहिए थी, अंतर्राष्ट्रीय कानून के हिसाब से नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन हमने पिछले मैप में देखा ये लाल लाल जितनी भी बस्तियां हैं वेस्ट बैंक के एरिया में जाके लाल लाल बस्तियां जितनी भी हैं ये सब यहूदी बस्तियां बसने लगी हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय कानून के हिसाब से ये जो बस्तियों का निर्माण है इजराइल के द्वारा ये अवैध है। तो इस अवैध निर्माण के खिलाफ इस युद्ध को एक प्रतिक्रिया के तौर पर देखा जा सकता है। पांचवा कि जो फिलिस्तीन का है वो नियंत्रण घटता चला जा रहा है। हमने देखा लगातार क्षेत्र में इजराइल घुसता जा रहा है, वहां बस्तियां बसाते जा रहा है और अपना शासन मतलब अपने शासन व्यवस्थाएं क्रिएट करता जा रहा है। जैसे हमारे यहाँ नगर पालिकाएं होती हैं, नगर निगम होते हैं, हम शहर बसाते हैं उनके लिए, उनके शासन के लिए नगर पालिकाएं बसाते हैं। तो ऐसे ही इजराइल ने बस्तियां बसा बसा कर उन पर शासन करना भी शुरू कर दिया है। तो उस पर उन जो वेस्ट बैंक और गाजा का क्षेत्र है, खासकर वेस्ट बैंक वाला एरिया, इसमें जो राजनीतिक नियंत्रण है, जो राजनीतिक नियंत्रण है वो भी कम होता चला जा रहा है फिलिस्तीनियों का। और उनके अपने क्षेत्र में जो संयुक्त राष्ट्र विभाजन के हिसाब से उनका क्षेत्र था उसमें भी। अब अगला कारण है कि जो गाजा का एरिया है, गाजा पट्टी वाला एरिया, ये वाला एरिया, इस एरिया में गाजा क्यों, गाजा एरिया में कौन कौन एक्टिव है? ये है हमास। और हमास को इजराइल क्या मानता है? आतंकवादी संगठन। तो आतंकवादी संगठन है। और 2007 से, कब से? 2007 से गाजा वाले एरिया पे किसकी सरकार है? हमास की। अब हमास की सरकार है इस एरिया में, ये गाजा वाला एरिया जो गाजा स्ट्रिप है, मेडिटेरियन सी से लगता हुआ। और इसको, इस हमास को इजराइल मानता कौन है? आतंकवादी संगठन। अब आतंकवादी संगठन मानता है तो इस पर नाकाबंदी इजराइल के हिसाब से सही है कि यहां अगर ये खुला रहेगा, इस पर नाकाबंदी नहीं करी जाएगी तो ये इजराइल के खिलाफ युद्ध करता रहेगा, टेररिज्म को बढ़ावा देगा, आतंकवाद को। इसलिए इसको कंट्रोल करने के लिए इजराइल ने क्या किया है? नाकाबंदी कर दिया तीनों तरफ से। भूमि मतलब कोई ट्रक व्रक नहीं निकल सकता इजराइल की मर्जी के बिना। वायु यानी कोई जहाज गाजा में इजराइल की अनुमति के बिना नहीं जा सकता। नौसेना यानी पानी के रास्ते से भी कुछ भी मूवमेंट बिना इजराइल की अनुमति के इस गाजा वाले एरिया में नहीं हो सकता। अब किसी पॉलिटिकल संगठन, राजनीतिक संगठन, ये हमास जो है अपने को राजनीतिक संगठन मानता है, बनाना चाहता है, जब इतनी नाकाबंदी कर दी जाएगी, जबकि वो शासन में है 2007 से, वहां की गाजा पट्टी के शासन को कौन संभाल रहा है? वो संभाल रहा है हमास। तब किसी शासकीय शक्ति पर आप इतनी नाकाबंदी लगाओगे तो ओबीएस है वो प्रतिक्रिया देगा। और प्रतिक्रिया किस रूप में दिखाई दी है? जो आजकल युद्ध चल रहा है, इस युद्ध को इस नाकाबंदी की एक प्रतिक्रिया के तौर पर भी देखा जा सकता है। छठा, ये जो गाजा पट्टी वाला इलाका है, इस पर जो इजराइल है वो लगातार सैन्य हमले कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि गाजा में किसका शासन है अभी? वो है हमास का। और हमास को इजराइल क्या मानता है? आतंकवादी संगठन। तो आतंकवादी संगठन पर हमला करना इजराइल के लिए सही है, इजराइल के हिसाब से। अब इस हमले का नुकसान क्या होता है वो देखिए। इसने 4 लंबे सैन्य अभ्यास जो हमले हुए हैं वो 2008 में, 2012 में, 2014 में और 2021 में लगातार सैन्य हमले करता रहता है इजराइल गाजा वाले एरिया पर। तो इसमें बच्चों सहित फिलिस्तीनी मारे जाते हैं, लाखों फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं।
जो बिल्डिंग्स हैं, जो घर हैं, स्कूल हैं, अस्पताल हैं, उनका नष्ट होगा ही, क्योंकि जब सैन्य हमले होंगे, रॉकेट्स दागे जाएंगे तो क्या होगा, भवन नष्ट होंगे ही। और इस वजह से, लगातार हमलों की वजह से, ये पुनर्निर्माण का कार्य गाजा वाले क्षेत्र में ये लगभग असंभव हो गया है। क्यों? क्योंकि घेराबंदी अलग, एक तो युद्ध हो रहे हैं, और दूसरा नाकाबंदी। हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा था कि नाकाबंदी 3 या 4 तरह से हो सकी है, यानी भूमि भी नाकाबंदी के शिकार है, हवा, वायु भी, और जल मार्ग भी नाकाबंदी का शिकार है। इसलिए जो आवश्यक रॉ मटेरियल है, जैसे स्टील हुआ, सीमेंट हुआ, निर्माण सामग्री, वो वहां पहुंच ही नहीं पा रही है, तो पुनर्निर्माण कार्य भी असंभव हो गया है। 2008 में तो इजराइल ने हद कर दी और फास्फोरस गैस, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिबंधित हथियार है, उसका प्रयोग किया गाजा में हमास के खिलाफ। एक ऑपरेशन किया था इजराइल ने, ऑपरेशन प्रोटेक्टिव एज, EDGE, ये वाला एज, प्रोटेक्टिव एज, मतलब अपने आप को बचाने के लिए एज लेना है उसको, युद्ध करने के। तो उसने क्या किया, 11,000 फिलिस्तीनी घायल कर दिए थे इस प्रोटेक्टिव एज ऑपरेशन के थ्रू अंदर, और 2,000 घर नष्ट कर दिए थे, 20,000 घर नष्ट कर दिए थे, और 5 लाख लोग विस्थापित हो गए थे उस साल। ठीक है। अगला कारण है कि PA, पैलेस्टाइन अथॉरिटी, जो PLO की शासकीय शाखा है, पैलेस्टाइन अथॉरिटी, इसके समक्ष वैधता का संकट है। वैधता का संकट क्यों है? क्योंकि आजकल के पिछले दशक में हमने देखा है कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जो शांति वार्ताएं होती थी वो हो गई हैं बंद। अब शांति वार्ताएं बंद हो गई क्योंकि PLO और इजराइल के बीच में शांति वार्ताओं के थ्रू ही बात होती थी। अब शांति वार्ताएं हो गई बंद। इसे आप 1885 से 1907 के बीच भारत में कांग्रेस का जो नरम दल था ना, उससे लिंक करके देख सकते हैं। यानी ये इसकी जो टूल्स हैं, इसके जो उपकरण है, मतलब बात को मनवाने के, वो वही है, बातें करो, लेटर लिखो, चर्चाएं करो, ऐसा कुछ मामला था इसके साथ। तो इसके पास वो टूल था, वो शांति वार्ता हो गई बंद। तो अब इसके पास लोगों को कन्विंस करने के लिए कुछ सबस्टेंशियल मैटर नहीं है कि ये लोगों को कन्विंस कैसे करे कि भाई हम स्वतंत्र देश ऐसे बनाएंगे। तो इनके पास कोई तरीका नहीं बचा PA के पास। जब प्रतिद्वंदी समूह सामने वाला हमास का प्रतिद्वंदी है, ये PLO किसका प्रतिद्वंदी है? हमास का। क्योंकि दोनों आखिर रिप्रेजेंटेटिव हैं किसके? फिलिस्तीनियों के। दोनों ही रिप्रेजेंटेटिव किसके हैं? फिलिस्तीनियों के। जब 2 रिप्रेजेंटेटिव हों फिलिस्तीनियों के और उनमें से एक कमजोर पड़ने लगे तो दूसरा मजबूत होता है। जैसे भारत के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे आप 2 पार्टियों को मान लो नेशनल, राष्ट्रीय स्तर पर, बीजेपी और कांग्रेस। जब कांग्रेस कमजोर पड़ने लगती है तब बीजेपी ऊपर आएगी, जब बीजेपी कमजोर पड़ेगी तब कांग्रेस ऊपर आएगी। यही होता है। 2014 के पहले की आप स्थिति को देखिए तो कांग्रेस कमजोर थी, तो उस कमजोरी का फायदा किसने उठाया? बीजेपी ने। तो बीजेपी सत्ता में आई। ऐसे ही यहां कुछ मामला चल रहा है। तो इस मजबूरी का फायदा उठा रही है कौन? ये जो हमास है, इसकी वैधता संकट है। तो इसके लिए मौका किसके लिए? ये हमास के लिए मौका है। इस मौके का फायदा उठाओ और लोगों को क्या करना है? मोबिलाइज। जब लोगों को मोबिलाइज करना हो तो कुछ तो तरीका होगा। अभी हम आगे देखेंगे कि लोगों को मोबिलाइज करने के लिए ये तो मौका है, क्योंकि PA के सामने तो एक वैधता संकट है। PA के सामने वैधता संकट है तो इसका मौका मिल गया। मौके का फायदा कैसे उठाया इसने? ये युद्ध के थ्रू। अब हम ये जानेंगे कि इसने युद्ध का ही सहारा क्यों लिया है। तो ये युद्ध का सहारा इसलिए लिया है कि जो हमास है वो पूर्ण राजनीतिक दल बनना चाहता है। जो हमास है वो भी पूर्ण राजनीतिक दल नहीं, ये केवल एक प्रतिक्रिया संगठन के तौर पर, प्रतिरोध संगठन के तौर पर जाना जाता है। अपनी उसकी अभी छवि जो फिलिस्तीन का एरिया है गाजा, हालांकि गाजा तक ही सीमित है, जो वेस्ट बैंक वाला एरिया है वहां इसकी अभी इतनी पहुंच नहीं है। ये कुछ ऐसे है जैसे आप दिल्ली तक सीमित है और पंजाब में बिखरी फैली है, लेकिन तमिलनाडु में इसकी कोई पहचान नहीं है, अरुणाचल प्रदेश में इसकी कोई पहचान नहीं है। ऐसा ही कुछ मामला है। तो ये प्रतिरोध संगठन है और ये पूर्ण राजनीतिक दल बनना चाहता है। अगली जो कारण माना जा सकता है अगला, वो है उच्च बेरोजगारी और गरीबी, जो फिलिस्तीन में टोटल मतलब गाजा और
गाजा और वेस्ट बैंक दोनों में, और गाजा में स्पेशली, तो बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, गरीबी बहुत ज़्यादा है। अब आम जो फिलिस्तीनी है उनकी गुणवत्ता में सुधार करना है उनके जीवन में, तो आर्थिक सुधार चाहिए, आर्थिक योजना चाहिए, और वो इनमें से हमास के पास है नहीं। भाई हमास ओरिजिनली क्या है, आतंकवादी ग्रुप है, मतलब टेररिस्ट लोग हैं, मतलब एक एक्टिविस्ट लोग हैं, तो उनके पास आर्थिक नियोजन का कोई प्लान नहीं है। आर्थिक नियोजन प्लान नहीं है तो अब युद्ध आसान रास्ता हो जाता है। क्यों? क्योंकि इससे राष्ट्रवाद की भावना पनपती है बहुत जल्दी। आपने देखा होगा सर्जिकल स्ट्राइक के नाम पे देश के, पूरे देश के लोग एक हो जाते हैं। समस्याओं से ध्यान भटकाया जा सकता है, किसी भी आर्थिक समस्या से ध्यान भटकाना है तो आप क्या छोड़ दो, युद्ध छेड़ दो, और अपनी नाकामियों को छुपाया जा सकता है। जब कोई राजनीतिक दल, जब कोई समूह जो प्रतिनिधित्व करने का दावा करता है और वो जब उन उद्देश्यों को हासिल करने में नाकाम होता है तो वो कुछ ऐसा छेड़ता है जिससे अपनी नाकामियां छुपाकर बात को आगे बढ़ाया जा सके। तो युद्ध उसका भी एक सहारा है, और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नाम और मदद दोनों चीजें मिलती हैं। जब आप युद्ध छेड़ते हो बड़ी शक्ति के खिलाफ, इजराइल जैसी शक्ति के खिलाफ, तो आपका अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नाम हो जाएगा। अब हमास को लगभग हर बच्चा जानने लगा है कि हमास क्या है, कि एक इजराइल के खिलाफ युद्ध छेड़ने वाला एक समूह, और मदद जो इसके समर्थक होंगे अरब देश वो इसको आर्थिक, सैन्य जो भी मदद दे सकेंगे, खासकर ईरान जैसे देश इसका खुला समर्थन करेंगे, और जितनी भी संभव मदद होगी तो वो मदद भी मिलेगी। तो हमने देखा कि हमास ने युद्ध का रास्ता क्यों अपनाया, इन कारणों से। ठीक है, ये हो गए 10 कारण मिला के टोटल। तो अब आपको अगर मेंस में एक आंसर लिखना है तो आपके पास अच्छा खासा एक मैटर है जिस पर आप अच्छे पॉइंट्स लिख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। इस विवाद पर भू राजनीति क्या कहती है, मतलब क्या है इस विवाद के इर्द गिर्द, क्या भू राजनीति, जियो पॉलिटिक्स क्या है। तो जियो पॉलिटिक्स ये है कि संयुक्त राज्य अमेरिका शुरू से ही डे 1 से इजराइल का सबसे बड़ा सहयोगी रहा है। क्यों रहा है, वो हमने पिछली वीडियो में समझा था कि वहां क्या है, यहूदी लॉबी है एक। कहां पे, अमेरिका में। यहूदी लॉबी क्या करती है, वो राजनेताओं को फंड देती है, और अमेरिका की पॉलिटिक्स डिपेंड किस पे करती है, पॉलिटिकल फंडिंग पे। और पॉलिटिकल फंडिंग में सबसे बड़ा रोल प्ले कौन करता है, यहूदी लॉबी। तो यहूदी लॉबी डिसाइड करती है कि संयुक्त राज्य अमेरिका की इजराइल के लेकर क्या पॉलिसी होगी। जब यहूदी लॉबी डिसाइड करती है तो उसको सबसे बड़ा सहयोगी होना पड़ेगा। लेकिन ये अमेरिका कहता है कि 2 राज्य तो हों, 2 नेशन थ्योरी तो ये एक्सेप्ट करता है, लेकिन ये कहता है कि PNA, पैलेस्टाइन नेशनल अथॉरिटी, और इजराइल के बीच सीधी बातचीत हो, तीसरी पार्टी को मत इन्वॉल्व करो, UN को कम से कम इन्वॉल्व करो, और इन जो समाधान है, दो देश समाधान, 2 राष्ट्र सिद्धांत, ये दोनों के बीच सीधी बातचीत से होना चाहिए। और हमास को हमने देखा था कि आतंकवादी संगठन घोषित कर चुका है अमेरिका। और ये जो ईरान है और कतर है, ये अरब देश हैं, ये क्या करते हैं, हमास को समर्थन करते हैं, हमास का समर्थन करते हैं, उनको आर्थिक, सैन्य जो भी मदद दे सकते हैं ये देते हैं। अब G20, क्योंकि दुनिया में जो समूह है, मुख्य समूह है आर्थिक राजनीतिक मुद्दों पर विचार करने वाला, वो है प्रभावी समूह G20। अब G20 का रुख देख लेते हैं तो इसमें से 9 देश ऐसे हैं जो फिलिस्तीन को राज्य के रूप में मान्यता देते हैं। ये देश हमको थोड़ा सा याद रखने की जरूरत है, अर्जेंटीना, ब्राजील, चीन, भारत, इंडोनेशिया, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और तुर्की। इन देशों ने फिलिस्तीन को राज्य के रूप में मान्यता दे दी है, जबकि 10 देश इसमें ऐसे हैं जो इसको एक राज्य के तौर पर मान्यता नहीं देते हैं। वो हैं ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, दक्षिण कोरिया, मैक्सिको, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका। नया डेवलपमेंट क्या हुआ है, तो नया डेवलपमेंट हुआ है कि अब तक, मतलब पिछले दशक तक, 2015 से पहले तक, ज्यादातर अरब जो देश थे वो इजराइल से कन्नी काटते थे, दूर जाते थे, संबंध बनाने से डरते थे, बचते थे। लेकिन अब अमेरिका के दबाव में कहिए, या जो वैश्विक स्तर पर राजनीतिक समीकरण बदल रहे हैं उसका परिणाम कहिए, या द्विध्रुवीय दुनिया से अब मल्टीपोलर वर्ल्ड, बहुध्रुवीय दुनिया बन रही है,
उसका परिणाम कहिए कि अब इजराइल के साथ अरब देश भी सामान्य संबंध बनाने लगे हैं। इन देशों के नाम आप याद रख सकते हैं: संयुक्त अरब अमीरात यूएई, बहरीन, सूडान और मोरक्को। ये 4 देशों के नाम आप याद रख लें तो बेहतर होगा, क्योंकि मेंस में आर्गुमेंट लिखते समय आपके पास वैलिड पॉइंट्स नहीं होते हैं तो मार्क्स में ऑथेंटिसिटी, वैलिडिटी कम होती है। उससे आपके मार्क्स 4 वाली कैटेगरी से, 4 से 5 वाली कैटेगरी से नीचे खिसक कर 3.5 से 4 वाली कैटेगरी में आ जाते हैं, और यही आपको मेरिट लिस्ट से बाहर कर देते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना है। अब चलते हैं अगले पड़ाव पर। भारत और फिलिस्तीन के संबंध कैसे हुए और कैसे डेवलपमेंट हुए बीच में 1948 में इजराइल की स्थापना से लेकर अब तक भारत और फिलिस्तीन के संबंधों पर एक नज़र डाल लेते हैं। 1948 में जब फिलिस्तीन से काटकर इजराइल बनाया गया, उस दौर में अपना जो हमारी राजनीति थी, हमारे देश की जो निर्णय था किसी विषय पर, वो किसका निर्देशन में चल रहा था? एक तो अरब जगत की, हमारे देश की पॉलिसी नीति निर्माण में अरब देश का कंसिडरेशन बहुत ज़रूरी था, क्योंकि हमको अभी तेल चाहिए था। अरब जगत, मुस्लिम कम्युनिटी हमारे पास बहुत बड़ी आबादी में थी, तो एक बॉन्डेज था हमारा अरब देश, तो अरब देश की बात को हम कंसीडर करते थे उस दौर में। दूसरा, अभी अभी हमने गुटनिरपेक्ष आंदोलन शुरू ही किया था, तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन में हमको ये कोशिश करनी थी कि हम द्वि ध्रुवी दुनिया में से किसी ध्रुव की तरफ नहीं जाएंगे, हम अपनी स्वतंत्र नीति रखेंगे। और तीसरी बात थी कि संयुक्त राष्ट्र में आम सहमति, कि हम ज़्यादा मतलब इधर उधर नहीं भागेंगे, संयुक्त राष्ट्र जो बोलेगा, क्योंकि वो दुनिया का प्रतिनिधि है, तो वो जहां वहां जो आम सहमति बनेगी जिस मुद्दे पर, हम उसका साथ देंगे। तो इस निर्देशन में हमारी नीति चल रही थी। हमारी नीति को दिशा देने वाले कौन से तत्व थे? तो ये 3 तत्व थे। अरब जगत, हमारे दो हित थे, एक तो हमारी मुस्लिम कम्युनिटी थी और एक हमें तेल जैसी ऊर्जा स्रोत चाहिए थे यहाँ से। दूसरा, एक हम लीड कर रहे थे गुटनिरपेक्ष आंदोलन, और तीसरा संयुक्त राष्ट्र आम सहमति। तो हमको ध्यान रखना है कि हमारी नीति के निर्देशन किसी विशेष बिंदु पर समय काल में कुछ तत्वों से निर्धारित होते हैं। तो वो तत्व उस दौर में, यानी 1948 50 से लेकर 1945 से लेकर 1960 मान सकते हैं, इस दौर में हमारे जो हमारी विदेश नीति थी उसका निर्देशन इन तत्वों से हो रहा था। अब हुआ क्या कि 1975 में भारत ने फिलिस्तीन मुक्ति संगठन पीएलओ को रिकॉग्नाइज, मतलब मान्यता दे दी। और मान्यता किस तौर पर दी? कि फिलिस्तीनी लोगों का एकमात्र वैध प्रतिनिधि के तौर पर। यानी अरब लीग ने भी इसी आसपास दी थी। अरब लीग ने, आपको याद रहेगा पिछली वीडियो में आप देखेंगे तो 1974 में इसने दे दी थी अरब, ये फिलिस्तीन को, ये पीएलओ को जो मान्यता दी थी वो सबसे पहले अरब लीग ने दी थी, और फिर उसके बाद भारत ने भी दे दी। फिर 1988 में हमने 1988 में राज्य के तौर पर मान्यता दिया। कब? किसको? फिलिस्तीन को। यहाँ भी तो पीएलओ को रिप्रेजेंटेटिव, प्रतिनिधि के तौर पर रिकॉग्नाइज किया था, लेकिन 1988 में जाकर हमने फिलिस्तीन को राज्य के तौर पर मान्यता दी है। ठीक है। हमने गाजा शहर में फिलिस्तीन के लिए अपना प्रतिनिधि कार्यालय खोला, जिसे एम्बेसी बोलते हैं। बाद में उसे 2023 में रामल्ला में, यहां से गाजा शहर यहाँ है, ये गाजा शहर है, यहां से 2003 में अपने एम्बेसी को यहाँ शिफ्ट कर दिया, दूतावास, जिसे दूतावास बोलते हैं। तो दूतावास हमने बनाया कहाँ था शुरुआत में? वो बनाया था हमने गाजा शहर में। कब बनाया था? 1996 में। लेकिन शिफ्ट कहाँ कर दिया हमने? रामल्ला में। रामल्ला में शिफ्ट कर दिया। कब? 2003 में। ठीक है। क्यों करा? क्योंकि यहां किसका शासन है? यहां हमास डोमिनेंट है, और भारत के हिसाब से फिलिस्तीन का प्रतिनिधि कौन है? वो है पीएलओ। और पीएलओ का डोमिनेंस किस एरिया में? वेस्ट बैंक एरिया में। तो हम जिस ग्रुप को, जिस समूह को, फिलिस्तीन के जिस समूह को वहां का प्रतिनिधि मानते हैं, और उस ग्रुप का जो शासन है वो इस क्षेत्र में नहीं है, तो हमने अपने दूतावास को भी वहीं ले आए जहां हम
पीएलओ को रिकॉग्नाइज करते हैं फिलिस्तीन के एकमात्र प्रतिनिधि के तौर पर। चलिए आगे चलते हैं। फिलिस्तीन संबंध में अगली पड़ाव जाता है कि हम जो फिलिस्तीन का समर्थन करते हैं वो संयुक्त राष्ट्र के 242, 338 और 425 जो संकल्प हैं उनका समर्थन करते हैं कि इनके आधार पर फिलिस्तीन का निर्माण होना चाहिए। ये क्या कहते हैं, 1967 से पहले की स्थिति में जाएंगे, यानी इजराइल ने जो 4 एरिया कब्जा करे थे वहां से पीछे हटना होगा। वो 4 एरिया आपको याद होंगे, नहीं है याद? मैं याद दिलाता हूं। एक गोलन हाइट्स था, एक वेस्ट बैंक था, एक गाजा था और एक सिनाई पेनिनसुला था। इन चारों क्षेत्रों से इजराइल जब वापस चला जाएगा, 1948 की जो संयुक्त राष्ट्र की विभाजन योजना है, उस विभाजन योजना के हिसाब से अपने क्षेत्रों में इजराइल वापस चला जाएगा। उस हिसाब से हम आपका फिलिस्तीन के तौर पर समर्थन करते हैं। ठीक है, तो ये भारत का स्टैंड है, हमको याद रखना है कि भारत का स्टैंड क्या है। संयुक्त राष्ट्र संकल्प जो बात बोलते हैं, हम उनका समर्थन करते हैं फिलिस्तीन के लिए। साथ में भारत जो है फिलिस्तीन में राष्ट्र निर्माण के लिए कई परियोजनाओं पर काम कर रहा है। गवर्नरेट का मतलब होता है जैसे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, जैसे हमारे यहाँ एमसीडी है, वैसे वहाँ गवर्नरेट करके एक मतलब शासकीय यूनिट होती है। तो बेथलहम एक शहर है, वहाँ गवर्नरेट मतलब ऐसे मान सकते हैं दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। तो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ये हुआ या दिल्ली ये हुआ, तो दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, इसके लिए बोलते हैं बेथलहम गवर्नरेट। तो वहाँ क्या कर रहे हैं, एक सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बना रहे हैं हम। एक जैनिन गवर्नरेट करके है, वहां हम क्या कर रहे हैं, स्कूल बना रहे हैं। उसमें 2 गांव हैं, मुथा अल सुहादा और तुमून, यहां हम स्कूल बना रहे हैं। एक टवास गवर्नरेट है, वहां हम जवाहरलाल नेहरू माध्यमिक विद्यालय है, उसमें एक अतिरिक्त मंजिल जोड़ रहे हैं। और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए क्या कर रहे हैं हम, वहां की एक तुर्थी योजना है, उसमें सहयोग कर रहे हैं। फिलिस्तीन विरासत परियोजनाओं के विकास और निर्माण पर एक राष्ट्रीय केंद्र बनाया है हमने। फिर रामल्ला में राष्ट्रीय प्रिंटिंग प्रेस बनाई है भारत ने। फिर रामल्ला में ही फिलिस्तीन के लिए टेक्नो पार्क बनाया है भारत ने, इसका नाम है भारत फिलिस्तीन टेक्नो पार्क। ठीक है, अब आजकल जो स्थिति है इजराइल ये फिलिस्तीन के संबंध में भारत का रुख क्या है, जो आजकल का युद्ध है उसमें भारत का क्या रुख है। तो अभी जो युद्ध हुआ था, शुरू हुआ, हमास ने जब हमला किया तो मोदी जी ने इसे आतंकवादी हमला कह दिया। लेकिन कुछ दिनों बाद जो विदेश मंत्रालय है उसका वक्तव्य आया, ऑफिशियल वक्तव्य बोलते जिसे, उसमें बोला कि फिलिस्तीन राज्य के निर्माण का हम अभी भी समर्थन करते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि इस आतंकवादी हमले से हम अपनी स्टैंड से पीछे हट गए, हम आज भी फिलिस्तीन के निर्माण का समर्थन करते हैं, ऐसा विदेश मंत्रालय का वक्तव्य है। अब चलते हैं भारत इजराइल संबंध। तो भारत इजराइल संबंध में हम देखेंगे पहला पड़ाव 1948 से 1992 तक का, फिर अगला पड़ाव देखेंगे 1992 के बाद से लेके अब तक का, 1992 से लेके 2023 तक का। तो चलिए पहला पड़ाव शुरू करते हैं हम। 1948 से 1992 तक इजराइल और भारत के संबंधों में क्या क्या बदलाव आए और क्यों आए, कैसे आए। तो हुआ ये कि फिलिस्तीन का जब विभाजन हुआ 1948 में, संयुक्त राष्ट्र में मतदान हुआ, तो भारत ने कहाँ मतदान किया, विरोध में। ये ध्यान रखने वाली बात है। क्यों? क्योंकि हमारा जो फॉरेन पॉलिसी थी वो किससे निर्देशित हो रही थी, तब हमारी फॉरेन पॉलिसी कहाँ से हो रही थी, अरब लीग से, अरब वर्ल्ड से। अरब लीग का एक बहुत बड़ा रोल था, नेम से हो रही थी, नेम से हो रही थी। तो हमने फिलिस्तीन के विभाजन में कि जब पक्ष में मतदान नहीं दिया, हम बोले कि नहीं, हम फिलिस्तीन का विभाजन नहीं होना चाहिए था। फिर दूसरी बार इजराइल ने संयुक्त राष्ट्र में प्रवेश करने के लिए जब अपील करी, तो भारत ने फिर विरोध में मतदान किया कि नहीं, संयुक्त राष्ट्र में इजराइल का जो एंट्री है, प्रवेश है, वो नहीं होना चाहिए, भारत का ये मानना था। फिर 1950 में आखिरकार भारत ने इजराइल को मान्यता दे दी,
क्यों दे दी? क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत अभी गरीब देश था, विभाजन भारत का भी हुआ था, तो भारत का विभाजन हुआ तो भारत गरीब देश था। और आपको अगर पता हो, इतिहास पढ़ते हो, आप इतिहास में पढ़ोगे कि अमेरिका से हम क्या ले रहे थे? बहुत सारी मदद ले रहे थे। उसमें एक मदद सबसे जरूरी थी, वो थी अनाज की मदद। और भी जरूरतें थी अमेरिका से, लेकिन अनाज सबसे बड़ी जरूरत थी। तो ये दबाव मानिए या कुछ और दबाव मानिए, 1950 में हमने इजराइल को मान्यता दे दी। लेकिन ध्यान देने वाली बात है, इजराइल को मान्यता देने वाला भारत उन अंतिम देशों में था जो गैर अरब थे। मतलब एक तो अरब देश तो देने वाले नहीं थे, दुनिया दो गुटों में बटी थी ना उस दौर में, एक तो अरब देश और एक गैर अरब देश है। गैर अरब देश जो है, गैर अरब देश, भारत इन्हीं में है। तो गैर अरब देशों में पश्चिमी दुनिया पूरी, अफ्रीका हुआ या जो भी अफ्रीका के देश हैं, ऑस्ट्रेलिया ऐसे देश, तो इन देशों में, गैर अरब देशों में भारत भी शामिल था। तो इजराइल को मान्यता गैर अरब देश तो दे रहे थे, लेकिन अरब देश नहीं दे रहे थे। तो भारत इनमें सबसे अंत में था। मतलब गैर अरब देश जब इजराइल को मान्यता दे रहे थे तो भारत उनमें सबसे अंत में था। अब मान्यता दी क्यों? एक तो हमने बोला अमेरिका का दबाव हो सकता है, दूसरा रीजन हो सकता है कि तुर्की और ईरान जैसे जो अरब देश थे, यानी मुस्लिम डोमिनेंट देश थे, उन्होंने इजराइल को मान्यता दे दी थी। तब फिर भारत को लगा कि जब मुस्लिम देश ही इजराइल को समर्थन दे रहे हैं तो हमको देने में क्या दिक्कत होनी चाहिए, तो 1950 में दे दी। 1953 में जब मान्यता दे दी 1950 में, तो 1953 में उसके बाद मुंबई में एक वाणिज्यिक दूतावास, ध्यान रखना वाणिज्यिक दूतावास, राजनीतिक दूतावास नहीं खोला अभी हमने, राजनीतिक दूतावास नहीं है। कौन सा है? केवल वाणिज्यिक दूतावास हमने खोलने की अनुमति दी, वो भी कहां? मुंबई में। मुंबई क्या है? दिल्ली नहीं है, वो आर्थिक कैपिटल है, आर्थिक राजधानी है, राजनीतिक राजधानी में नहीं। ठीक है, तो अब 1962 और 1965 के युद्ध ने भारत इजराइल के संबंध में एक नया मोड़ लिया, क्योंकि 1962 में और 1965 में दो युद्ध हमने लड़े। दोनों युद्धों में इजराइल ने भारत को हथियारों और गोला बारूद की मदद दी। इससे भारत का रुख इजराइल को लेकर बदला और फिर भारत इजराइल की तरफ नरम रुख हासिल कर, मतलब दिखाने लगा। उसी दौर में 1962 के युद्ध में जो भारत और चीन के बीच हुआ, उसमें अरब देशों ने चुप्पी साध ली थी, और 1965 के युद्ध में और 71 के युद्ध में अरब देशों ने पाकिस्तान के साथ हमदर्दी दिखाई, पाकिस्तान को मदद दी। इससे भी भारत का जो रुख था फिलिस्तीनी से हटकर इजराइल की तरफ मुड़ने लगा। तो हम देख रहे हैं हर एक घटना भारत के रुख को फिलिस्तीन से हटाकर इजराइल की तरफ मोड़ रही है। तो ये घटनाएं हमारे आंसर राइटिंग में जब रिफ्लेक्ट होंगी तो बहुत ज्यादा असरदारक होंगी। फिर 1990 की बात दशक आता है, फिर इसमें इराक ने क्या किया? कुवैत पर हमला किया 1990 में। अब हुआ ये कि पीएलओ जो फिलिस्तीन की रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनाइजेशन है, इसने इराक के सद्दाम हुसैन का समर्थन किया, आक्रमणकारी का। जब आक्रमणकारी का पीएलओ ने समर्थन किया तो इसकी राजनीतिक स्थिति क्या हो गई? कमजोर हो गई, क्योंकि दुनिया में यह छवि गई कि जो पीएलओ है वो आक्रमणकारियों की समर्थक है। अब इससे क्या हुआ? साथ में ही 1990 के आसपास सोवियत संघ का विघटन भी हो रहा है। अब देखना आप घटनाएं कितनी जटिल हैं और एक साथ हो रही हैं, तो क्या असर डालती हैं राजनीतिक संबंधों पर और वैश्विक स्तर पर खासकर। तो सोवियत संघ का विघटन हो रहा है, पीएलओ की राजनीतिक स्थिति कमजोर हो रही है। क्यों? क्योंकि 1990 में इराक ने जब हमला किया कुवैत पर, तो पीएलओ ने इराक का समर्थन किया, और ये जो सोवियत संघ है इसका विघटन हो रहा है। तो अब यहां भारत को अपनी नीति में बदलाव हेतु प्रेरित कर दिया इन घटनाओं ने, दोनों घटनाओं ने। इन दोनों घटनाओं ने जब भारत को इजराइल और फिलिस्तीन के संबंध में अपने संबंध बदलने के लिए प्रेरित किया, तो हुआ ये कि 1992 में पूर्ण राजनीतिक संबंध भारत ने इजराइल के साथ स्थापित कर दिए। यानी
अब तक जो हम मुंबई में वाणिज्यिक दूतावास से काम चला रहे थे, अब वो शिफ्ट करके हमने कहाँ बोले, आओ आओ दिल्ली भाई, और आप अपना प्रॉपर दूतावास दिल्ली में खोलिए और हम आपके तेल अवीव में खोलते हैं, मतलब जो अपना दूतावास है। तो इस तरह 1992 में हमने पूर्ण राजनयिक संबंध इजराइल के साथ स्थापित कर लिए। अब जो हमने देखा कि भारत 1948 से 1992 के बीच प्रो पैलेस्टाइन था भारत का रुख, वो प्रो इजराइल कैसे हो गया, इनके कारणों को देखते हैं हम। तो इजराइल के प्रति बदलते भारत के रुख के कारण क्या रहे? तो पहली बात यह है कि OIC ये क्या है? एक वैश्विक संगठन है मुस्लिम देशों का। आप एडिशनल नोट इस पर बना लीजिएगा, सदस्य देश, उसका उद्देश्य, इसका संरचना, ताकि आपका इसके साथ नोट्स तैयार होता चला जाए। तो OIC में क्या हुआ? भारत का बहिष्करण हुआ। ये बात ध्यान रखने योग्य है कि भारत में जो मुस्लिम आबादी है, दुनिया में दूसरी सबसे अधिक मुस्लिम आबादी भारत में रहती है, लेकिन फिर भी भारत को OIC में शामिल नहीं किया गया। तो ये भारत के लिए नागवार गुजरी बात। दूसरे मुद्दा कि जो कश्मीर मुद्दा है, वो अरब दुनिया पाकिस्तान का समर्थन करती है, इस मामले पर भारत का समर्थन नहीं करती है। 1962, 71 और 99 के युद्धों में भारत ने देखा था कि अरब दुनिया या तो चुप थी या पाकिस्तान का साथ दे रही थी, लेकिन भारत का साथ नहीं दे रही थी। लेकिन इजराइल तीनों युद्धों में भारत का साथ दे रहा था हर तरह से। चौथी बात कि अमेरिका और भारत के बीच करीबी संबंध बढ़ रहे थे, तकनीकी मामला हो, आर्थिक मामला हो, व्यापार हो, रक्षा क्षेत्र हो, शिक्षा हो, हर एक क्षेत्र में अमेरिका से संबंध हमारे प्रगाढ़ होते चले जा रहे हैं। दूसरा, जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन है वो कमजोर होता जा रहा है वक्त के साथ। क्यों? क्योंकि अब इसकी इतनी ज्यादा जरूरत रही नहीं। क्यों? क्योंकि द्वि ध्रुवी दुनिया जो थी, बाइपोलर वर्ल्ड जो था, वो अब यूनिपोलर वर्ल्ड में चेंज हो रहा था, यानी यूनिपोलर वर्ल्ड। यूनिपोलर मतलब अब केवल अमेरिका एकमात्र शक्ति रह गया था। क्यों? क्योंकि यूएसएसआर का क्या हो गया था? विघटन हो गया था 1990 के आसपास ही। सोवियत संघ का विघटन हो चुका था। अंतरराष्ट्रीय मंचों में जैसे UNSC हुआ, वहां इजराइल जो है भारत का हर मामले में समर्थन करता रहा शुरू से लेकर अंत तक। इसलिए भी भारत ने इजराइल के प्रति नरम रुख अपनाया और उसके साथ और गहरे संबंध बढ़ाने की दिशा में कदम उठाना शुरू कर दिए। फिर अभी भारत और चीन दो विकासशील देश थे 1990 के दशक के आसपास। तो अब दोनों को आर्थिक विकास में प्रगति करने की आवश्यकता थी। इसलिए आर्थिक विकास करने के लिए क्या चाहिए हमको? तकनीक। और तकनीक कौन दे सकता था? इजराइल जैसे विकसित देश। तो तकनीक की आवश्यकता हमें इजराइल की तरफ ले गई, क्योंकि हमको हर चीज के लिए क्या चाहिए? तकनीक। और तकनीक कहाँ है? इजराइल के पास। रक्षा क्षेत्र हो, सिंचाई हो, कृषि हो, रक्षा एजुकेशन हो, हर मामले में इजराइल के पास उन्नत तकनीकी पाई जाती है। अब 1992 से 2023 में क्या कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं वो देख लेते हैं। 2017 में मोदी जी पहली बार देश का प्रधानमंत्री पहली बार इजराइल गए, तो वो ये बस था 2017। मतलब 2017 से पहले केवल मंत्री इजराइल जाते थे, प्रधानमंत्री नहीं जाते थे। तो प्रधानमंत्री जी गए 2017 में। जब प्रधानमंत्री जी इजराइल गए पहली बार 2017 में, तो वो फिलिस्तीन नहीं गए, मतलब हॉल्ट लेते थे एक। अब तक जितने भी मंत्री इजराइल जाते थे, तो होता क्या था कि भारत से निकले, भारत से पहले कहाँ जाते थे? फिलिस्तीन, फिर जाते थे इजराइल। तो पहले जाते थे फिलिस्तीन, उसके बाद जाते थे इजराइल, ऐसा होता था। ये एक परंपरा बन गई थी। लेकिन मोदी जी बोले नहीं भाई, हम फिलिस्तीन नहीं जाएंगे, और हम कहाँ जाएंगे? सीधे इजराइल जाएंगे। तो ये परंपरा क्या कर दी? तोड़ दी। इसका महत्व तो आगे समझ में आएगा हमको। फिर 2018 में मोदी जी
इजराइल नहीं गए, केवल फिलिस्तीन गए। तो अब इससे क्या सिद्ध हुआ कि भाई देखो, तुम फिलिस्तीन हो और तुम इजराइल हो और हम भारत हैं इधर, तो हमारे लिए तुम अलग एंटिटी हो और तुम अलग एंटिटी हो। मतलब जब हम तुमसे बात करेंगे तो ये बिल्कुल जरूरी नहीं है, बिल्कुल जरूरी नहीं है कि तुमसे भी बात करेंगे, और जब हम तुमसे बात करेंगे तो ये जरूरी नहीं है कि तुमसे बात करेंगे। तो इसका मतलब है कि हमने फिलिस्तीन और इजराइल के संबंध में एक असंबद्ध 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 नीति का पालन करना शुरू किया। असंबद्ध नीति को इसे बोलते हैं इंग्लिश में डी हाइफनेट पॉलिसी। मतलब हम दो देशों के साथ, तुम दोनों देश दुश्मन हो आपस में, इस बात से हमें कोई लेना देना नहीं है ज्यादा। तुम्हारे साथ हम एक अलग रिलेशन रखेंगे और तुम्हारे साथ हम एक अलग रिलेशन रखेंगे। इसी को बोलते हैं डी हाइफनेट पॉलिसी, और इसकी शुरुआत किसने करी? मोदी जी ने। 2017 में ही भारत इजराइल के संबंधों को रणनीतिक साझेदारी में उन्नत किया गया। मतलब अब तक हम संबंध थे, हम दोनों एक दूसरे, इजराइल और भारत के बीच में संबंध थे, लेकिन अब उन संबंधों को रणनीतिक, स्ट्रेटेजिक बोलते हैं इसे इंग्लिश में। क्या बोलते हैं? स्ट्रेटेजिक, स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप शुरुआत करी। मतलब अभी तक केवल रिलेशंस थे, लेकिन अब रिलेशंस कौन से होंगे? स्ट्रेटेजिक रिलेशंस। मतलब बहुत क्रूशियल इश्यूज, डिफेंस हुआ, सिक्योरिटी हुई, और हमारे जो मतलब जो हमारी अर्थव्यवस्था है, रक्षा क्षेत्र है, इनमें क्रूशियल पॉइंट्स पे हम सहयोग करेंगे। तो जो दोनों देशों की सुरक्षा को मजबूत बनाए, अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाए, जो हमारी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जैसे बैंकिंग व्यवस्था है, उसकी नई टेक्नोलॉजी चाहिए, और सुपर कंप्यूटर व्यवस्था है, ऐसी चीज़ों में, तकनीकी मामले में जहां बहुत क्रिटिकल टेक्निक चाहिए, वहां हम अब सहयोग करना शुरू कर देंगे। इसे बोलते हैं स्ट्रेटेजिक, मतलब बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण मुद्दों पर सहयोग, इसे बोलते हैं स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप। अब रणनीतिक साझेदारी उन्नत हो गया, तो अब देखते हैं आर्थिक सहयोग में क्या प्रगति हुई। तो 2022 में हम दोनों देशों ने क्या किया? एक मुक्त व्यापार समझौता किया, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ये क्या होता है और इसके कई रूप होते हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के, तो आप नोट्स बना लीजिएगा इनके आज ही, ताकि आपको आगे का भी फ्री ट्रेड से संबंधित कोई दिक्कत ना आए। ठीक है। 2022 में दोनों देशों के बीच लगभग $8 बिलियन का व्यापार है। 85,000 भारतीय मूल के यहूदी इजराइल में जाकर बसे हैं। यानी भारत में कुछ इजरायली लोग यहूदी लोग रहते थे, वो अब इजराइल में जाकर बस गए हैं, उनके पास अब इजराइल का पासपोर्ट है। अब रक्षा क्षेत्र में क्या क्या सहयोग हो रहा है? तो भारत जो है, इजराइल दुनिया को जितने भी हथियार बेचता है, एक्सपोर्ट करता है, निर्यात करता है, उनमें भारत सबसे बड़ा आयातक देश है। ठीक है। आंतरिक सुरक्षा में पुलिस मॉडर्नाइजेशन हुआ, ऐसे विषयों पर दोनों देशों के बीच कार्यकारी समूह काम कर रहे हैं। बराक मिसाइल भारत के लिए इजराइल विकसित कर रहा है, और रक्षा क्षेत्र में नवाचार के लिए एक समझौता हुआ है DRDO और वहां की ही IDO, एक इजराइल की एक डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन है, उसके बीच में समझौता हुआ है। कृषि क्षेत्र में रणनीतिक समझौता हुआ है, सिंचाई के लिए, बीज उन्नतीकरण के लिए, और स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र में भी दोनों देश सहयोग निरंतर बढ़ रहा है। तो हमने देखा इस सीरीज के तहत किस तरह से एक राजनीतिक, इजराइल और फिलिस्तीन का जो विवाद है वो कैसे धार्मिक युद्ध के तौर पर शुरू हुआ, फिर बाद में वो जमीन के लिए विवाद बना, फिर बाद में वो राजनीतिक विवाद बन गया, और अब एक भू राजनीतिक मुद्दा बन गया है। और इसमें हमने 3 वीडियो की एक सीरीज बनाई, जिसमें हमने पूरे मुद्दे को डिटेल में समझा। उम्मीद करता हूँ आपको यह मुद्दा पूरी तरह से समझ आया होगा। धन्यवाद।